मूवी स्टार्ट होती है 1962 के फ्लैशबैक से। यहाँ हमें एक बहुत बड़ा शिप दिखाया जाता है और यहाँ पे कुछ रिच लोगों की पार्टी चल रही होती है, लेकिन तभी वहाँ कोई वाइल्ड लिवर को घुमाकर वहाँ डांस करते लोगों को दरमियान से काट के मार देता है। लेकिन एक बच्ची जिसका नाम केटी होता है, वो हाइट कम होने की वजह से वायर उसके ऊपर से गुजर जाती है और वो बच जाती है और वो चीखने लगती है। इसके बाद मूवी प्रेजेंट में शिफ्ट होती है। यहाँ एक सैल्वेज ग्रुप एक मिसप्लेस्ड बोट को समंदर से निकाल के किनारे पे लाता है और इस काम की इन्हें बहुत ज्यादा अमाउंट भी मिलती है। अपनी कामयाबी की सेलिब्रेशन के लिए वो एक क्लब में जाते हैं। वहाँ वो अपनी विक्ट्री सेलिब्रेट कर रहे होते हैं कि तभी वहाँ पे एक वेदर सर्विस पायलट जैक आता है, जो इन्हें एक गुमी हुई शिप एंटोनिया ग्रेजा के बारे में बताता है। उन्हें बताता है कि वो शिप काफी कीमती है और उसमें बहुत सारा गोल्ड भी है और इंटरनेशनल वाटर में होने की वजह से उसको ढूंढने वाला ही इसका मालिक होगा, और जिस पर जैक उनसे इसका 20% मांगता है। तभी ये ग्रुप के सभी लोग आपस में डिस्कस करते हैं और 20% देने से इनकार कर देते हैं, और तभी ग्रुप का लीडर मर्फी उसे 10% देने के लिए एग्री कर लेता है और वो उसे लेके अपने मिशन की तरफ रवाना हो जाते हैं। जब ये शिप को ढूंढने के लिए वहाँ से निकलते हैं तो अचानक रडार से वो शिप गायब हो जाती है। फिर अचानक वो शिप उनके सामने आती है और वो लोग उससे टकरा जाते हैं। शिप से टकराने की वजह से कुछ ज्यादा चोटें नहीं आती और ये वही शिप है जिसे हमने मूवी के स्टार्ट में देखा था। इसके बाद सभी इस शिप में एंटर होते हैं और हम देखते हैं कि वहाँ बड़ी पजल से खुद ब खुद वेलकम लिखा जाता है। मूवी का ये सीन किसी अनसीन फोर्स के होने का एहसास दिलाता है और तभी मर्फी सबको अलर्ट करता है कि ध्यान से इस शिप में आहिस्ता चला जाए, क्योंकि बहुत साल पुरानी शिप को जंग लगने की वजह से ये टूट सकती है। जैसे ये लोग बढ़ने लगते हैं तो उनके ग्रुप का एक मेंबर नीचे गिरने लगता है और तभी मॉरीन उसका हाथ पकड़ लेती है और इसी दौरान मॉरीन की नजर केटी पे पड़ती है, जो कि फौरन गायब हो जाती है। इधर टॉर्च को शिप में एक डिजिटल वॉच नजर आती है, जिसे देख के सब हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उस दौर में ये डिजिटल वॉचेस नहीं थी और ये शिप सदियों पुरानी है। फिर वो इस बात को इग्नोर कर देते हैं कि शायद हमसे पहले भी यहाँ कोई आया हो और उसकी ये वॉच यहीं पे रह गई हो। तभी वो शिप का मैनुअल लेके अपनी बोट पे वापस चले जाते हैं और शिप को रिपेयर करने का फैसला करते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जैक मॉरीन के पास आता है और उससे परेशानी की वजह से पूछता है कि वो इतनी खामोश क्यों है। उसके पूछने पे मॉरीन बताती है कि उसने आज यहाँ पे एक छोटी बच्ची को देखा है, जिसे सुन के जैक कहता है कि ऐसी जगहों पर इस तरह के वहम होते रहते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि शिप में बहुत बड़ा होल हो जाता है, जिसकी वजह से ये लोग डूब सकते थे, इसलिए वो उसे इस तरह साथ नहीं ले जा सकते थे। तभी वो उसे रिपेयर करने का डिसाइड करते हैं। नेक्स्ट सीन में हम मॉरीन को देखते हैं जो स्विमिंग पूल एरिया में होती है। वहाँ पे उसे बुलेट शेल्स दिखते हैं। तभी उसे फिर से वहाँ पे केटी नजर आती है। मॉरीन उससे डर के स्विमिंग पूल में गिर जाती है। यहाँ पे उसे चोट लग जाती है और उसका ब्लड नीचे गिर जाता है। जैसे ही उसका ब्लड नीचे गिरता है, वो शिप उसे सक कर लेती है और उसकी चोट का मॉरीन को अंदाजा नहीं होता। उसके जाने के बाद हम देखते हैं कि स्विमिंग पूल खून से भर जाता है और उसमें बहुत सी डेड बॉडीज नजर आने लगती हैं। दूसरी तरफ मर्फी को एक ग्लास में फ्रेश अल्कोहल नजर आती है। जैसे ही वो उसे पीने लगता है, तभी उसे मिरर रिफ्लेक्शन में उस शिप का कैप्टन नजर आता है और मर्फी वहाँ से घबरा के चला जाता है। इधर मॉरीन और जैक इंजन रूम का डोर ओपन करते हैं और उसके साथ ही बहुत सा पानी बाहर आता है, जिसमें बहुत सारी डेड बॉडीज होती हैं जो कुछ ही दिन पहले की थी। नेक्स्ट सीन में ग्रेयर को फ्रांसिस्का के सॉन्ग की आवाज सुनाई देती है। वो आवाज को फॉलो करता है, लेकिन उसे वहाँ पे कोई नहीं मिलता। तभी हम वहाँ पे 1962 की सिंगर फ्रांसिस्का को देखते हैं। नेक्स्ट सीन में हम जैक और मॉरीन को देखते हैं, जिन्हें बहुत सारा गोल्ड मिलता है और जिसे देख के ये लोग डिसाइड करते हैं कि ये सिर्फ गोल्ड लेके वहाँ से वापस चले जाएंगे। इधर हम देखते हैं कि सेंटोस वहाँ से निकलने की तैयारी में होता है। तभी वहाँ कोई अनसीन फोर्स गैस सिलेंडर को ऑन कर देती है। इस पर किटी मॉरीन को वार्न करने आती है, इससे पहले कि किटी उसे कुछ कहती कोई और सोलो से वहाँ से खींच के ले जाती है। इधर ग्रेयर जैसे ही इंजन ऑन करता है, इनकी बोट ब्लास्ट हो जाती है और सेंटोस की मौत हो जाती है, जिससे ग्रेयर भी काफी जख्मी हो जाता है। अब इनके पास बोट को ठीक करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। सेंटोस की मौत को लेके इनके दरमियान काफी झगड़ा होता है। इधर मर्फी इन सब का जिम्मेदार खुद को समझता है, क्योंकि वो मर्फी ही था जो इन्हें इस शिप पे लाया था। यहाँ पे हम देखते हैं कि मॉरीन किटी को ढूंढते ढूंढते उसके रूम तक पहुंच जाती है, जहाँ पर सिर्फ केटी का स्कर्टन रस्सी से लटक रहा होता है। तभी वहाँ पे केटी आती है और वो मॉरीन को बताती है कि कोई ईवल सोल बहुत
बहुत सारी सोल्स को इकट्ठा कर रही है, जिसकी वजह से उसने सारे शिप के लोगों को भी मार दिया था और इसे भी यहाँ पे लटका दिया था। इससे पहले कि वो मोरीन को कुछ बताती, वो बहुत ज्यादा डर जाती है और वो मोरीन को यहाँ से जल्द से जल्द जाने के लिए कहती है। इधर टॉर्च और मंडर को कुछ खाना मिलता है। स्टार्ट में तो उन्हें वो खाना बहुत ही टेस्टी लगता है, लेकिन बाद में उन्हें रियलाइज होता है कि वो कीड़े खा रहे हैं, जिसके बाद वो वॉमिट कर देते हैं। फिर हम देखते हैं कि ग्रेयर जहाँ पे है वहाँ पे सब कुछ सेम वैसा ही हो जाता है जैसा कि 1962 में था। ग्रेयर ये सब कुछ देख के काफी हैरान हो जाता है। इधर मर्फी कैप्टन के कमरे में आता है तो कैप्टन की सोल उसे बताती है कि ये जो गोल्ड उन्हें मिला है ये 2 दिन पहले ही लाया गया था और आने वाले सभी लोगों को भी मार दिया गया था सिवाय एक शख्स के। और तभी कैप्टन उस शख्स की फोटो मर्फी को दिखाता है। उस फोटो को देख के मर्फी काफी हैरान हो जाता है। उस पिक्चर में ऐसा क्या था ये हम आगे चल के देखेंगे। तभी मर्फी वहाँ से जाने के लिए बाहर आता है तो उसके सामने संतोष की जली हुई बॉडी आती है और वो उस पर अटैक कर देती है, लेकिन मर्फी वहाँ से बच के निकल जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ग्रेयर को फ्रांसिस्का की सोल सिड्यूस करके अपने पीछे बुलाती है और तभी बहुत ऊंचाई से उसे नीचे गिरा के मार देती है। इधर मॉरीन मर्फी को सब कुछ बताने के लिए आती है तो मर्फी को मॉरीन भी संतोष दिखाई देता है, जिस पर वो मॉरीन पर अटैक कर देता है और मॉरीन उसे जख्मी करके वहाँ से बच के निकल जाती है। यहाँ पे सभी को लगता है कि जैसे मर्फी पागल हो गया है, वो किसी और को नुकसान ना पहुँचाए, इसलिए वो उसे एक एक्वेरियम में बंद कर देते हैं और सभी शिप को रिपेयर करने के लिए नीचे जाते हैं। शिप को रिपेयर करने के बाद मॉरीन को फिर से केटी की रूह नजर आती है जो उसे ग्रेयर की डेड बॉडी दिखाती है और पास्ट में हुआ इंसिडेंट दिखाती है। वो उसे एक विजन दिखाती है कि उस गोल्ड को पाने के लिए शेफ सभी के खाने में जहर मिला देते हैं और कोई उन शेफ्स को भी मार देता है। बाकी बचे लोगों को शिप क्रू मेंबर्स एक तार के जरिए काट देते हैं और कुछ लोगों को स्विमिंग पूल एरिया में गोलियों से मार दिया जाता है। और तभी वो देखती है कि फ्रांसिस्का एक क्रू मेंबर को सिड्यूस करके बाकी मेंबर्स को मरवा देती है। ये सभी वो किसी एक के कहने पर कर रही होती है, जो उसे भी एक हुक से लटका के मार देता है। वो ये सब देख के हैरान हो जाती है कि ये सब कुछ करने वाला कोई और नहीं बल्कि जैक था, जो इन सबको यहाँ पर लाया होता है। दरअसल जैक एक डीमन था जो बहुत सारी सोल्स को इकट्ठा कर रहा था। वो ऐसे ही लोगों को लालच देकर यहाँ पर बुलाता था और उन्हें मारकर उनकी सोल्स को इकट्ठा कर लेता था और मारने के बाद वो सभी की बॉडी पर एक निशान लगा देता था, जिसकी वजह से वो सभी उसके कंट्रोल में होते थे और उसकी हर बात मानते थे और बाकी आने वाले लोगों को इसके कहने पर मार देते थे। कैटी उसे बताती है कि जब उसका टारगेट पूरा हो जाएगा तो सभी सोल्स आजाद हो जाएंगी। मॉरीन ये सब सुनकर मर्फी को बताने के लिए वहाँ से भागती है। वो आके देखती है कि एक्वेरियम में बहुत ज्यादा पानी भरने की वजह से मर्फी की भी मौत हो गई है और उसके हाथ में जैक की फोटो थी। दूसरी तरफ मॉरीन डोज को ये सब बताने वाली होती है। तभी वहाँ पर जैक आ जाता है तो तभी वो डोज को जैक के पास छोड़कर मंडर को ढूंढने के लिए चली जाती है। यहाँ पे वो पाइप से आता हुआ खून देख के समझ आती है कि मंडर अब नहीं रहा। यहाँ पर हम देखते हैं कि मंडर को भी इंजन मशीन खींचकर उसके बहुत सारे पीसीस कर देती है, जिसकी वजह से उसकी मौत हो चुकी होती है। इधर हम देखते हैं कि जैक को शक हो जाता है कि इन सब को उसकी असलियत का पता चल चुका है, जिस पर वो डोज को मारने के लिए आगे बढ़ता है, जिस पर डोज उसे गन से शूट कर देता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि डोज मॉरीन से कहता है कि उसने जैक को मार दिया है, जिस पर मॉरीन उसे कहती है कि वो शिप को ब्लास्ट करके सभी सोल्स को आजाद कर देगी, जिस पर डोज उसे गोल्ड का लालच दे के रोकता है, लेकिन मॉरीन उसकी बात नहीं मानती क्योंकि वो ऐसा करने का ठान लेती है। तभी हम देखते हैं कि जिसे अभी तक हम डोज समझ रहे थे वो दरअसल जैक था। जैक किसी का भी रूप ले सकता था। तभी जैक मॉरीन पर हमला कर देता है। तभी मॉरीन बॉम्ब के लीवर को शूट करके शिप में ब्लास्ट कर देती है। फिर हम देखते हैं कि केटी की सोल मॉरीन की जान बचा लेती है। मॉरीन बहुत सारी सोल्स को आसमान की तरफ जाते देखती है और केटी भी उसे थैंक्स और गुड बाय कह के वहाँ से चली जाती है और वहीं पे एक रेस्क्यू बोट मॉरीन को देख लेती है और उसकी जान बचा लेती है। मॉरीन जब एम्बुलेंस में होती है तो वो फिर से जैक को देखती है जो गोल्ड को किसी दूसरी शिप में शिफ्ट कर रहा होता है, जिसे देख के मॉरीन बहुत जोर से चिल्लाती है और इसके साथ ही एम्बुलेंस का दरवाजा बंद हो जाता है और फाइनली मूवी का यहीं पे एंड हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।